मैं देवेश चौधरी इतिहास विषय के साथ बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा पिछली कक्षाओं में कई दिनों से आपको नेपोलियन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, आज हम लोग नेपोलियन को ख़त्म करना है। आज ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन के बारे में मैंने बताया था, नेपोलियन के शासन व्यवस्था के बारे में मैंने बताया था। प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन के द्वारा जो सुधार किया गया था मैंने उसके बारे में बताया था। नेपोलियन किस तरीके से शासक बनता है उसको मैं बता दिया हूँ। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में मैंने कल बताया था कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी। नेपोलियन ने अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख सुधार किया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है नेपोलियन के पतन के कारण। जो नेपोलियन था, उस नेपोलियन के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, उनको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि नेपोलियन के पतन के प्रमुख कारण क्या क्या थे। नेपोलियन के पतन के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे हैं। कोई एक ऐसा कारण नहीं था जिसके लिए नेपोलियन का पतन हुआ। नेपोलियन के पतन के लिए प्रमुख रूप से जो कारण उत्तरदायी थे वह 10, 12, 13 ऐसे कारण थे जो उसके लिए उत्तरदायी थे। आज हम लोग उन कारणों को पढ़ेंगे कि वे कारण कौन कौन से थे जो उसके पतन के लिए उत्तरदायी थे। पहला कारण था, एक व्यक्ति की योग्यता पर आधारित राज्य की स्थापना करना चाहता था। जो नेपोलियन था, जो नेपोलियन की शासन व्यवस्था रही है, वह शासन व्यवस्था केवल एक व्यक्ति के शासन पर आधारित थी। क्योंकि जो नेपोलियन था, नेपोलियन किसी भी तरीके से जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहता था, बंटवारा नहीं चाहता था। और नेपोलियन अपनी योग्यता के आधार पर शासक बना था, इसमें सभी लोग जानते हैं, कोई संदेह बीच में नहीं है। नेपोलियन एक प्रतिभाशाली शासक रहा है, किंतु राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी तरीके से वह परामर्श नहीं लेता था। यानी जो परामर्श देने वाले लोग थे, जो परामर्शदात्री समिति थी, यह उसकी आवश्यकता को महसूस नहीं करता था। इसलिए कोई भी व्यक्ति नेपोलियन को परामर्श भी नहीं देता था। नेपोलियन कहता था कि मेरे कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी मंत्रिमंडल के लोग होते थे, सहयोग करने वाले जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वे नेपोलियन के मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बनना चाहते थे। राज्य को केवल एक व्यक्ति नहीं चला सकता है, एक व्यक्ति की योग्यता पर राज्य नहीं चल सकता है, बल्कि अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था से राज्य चलता है। जबकि यह अकेले व्यवस्था को चलाना चाहता था। इसलिए नेपोलियन का जो पतन हुआ, नेपोलियन के पतन में सबसे बड़ा उत्तरदायी जो था वह यही था कि इसका परामर्श न लेना। साथ ही साथ नेपोलियन का प्रयत्न था कि किसी भी तरीके से जो सत्ता है उस सत्ता को हम दूसरे व्यक्तियों के हाथों में न सौंपें, ताकि वह आने वाले समय विद्रोह कर दे। इस तरीके से यह स्वयं शासन करना चाहता था अपनी योग्यता के पर, और राज्य को चलाने का जो इसने प्रयास किया वह उसमें सफल हुआ भी, लेकिन 100% सफल नहीं हो पाया। तमाम इसके लिए विरोध भी हुए, संघर्ष भी हुए, और नेपोलियन के पतन के लिए यह कारण भी जिम्मेदार था। साथ ही साथ हम यह देखते हैं
कि जो नेपोलियन की व्यवस्थाएं रही हैं वह अपनी तुलना जो ईश्वर से करता था। वह कहता था कि मैं एक साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं एक प्रतिभा संपन्न मनुष्य हूं जो ईश्वर के समझिए कि समकक्ष हूं। मेरी जो क्षमता है वह क्षमता आम व्यक्तियों के बराबर क्षमता नहीं है मेरी, और मैं आम व्यक्तियों में मेरी गिनती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से उसकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में एक कह सकते हैं कि निरंकुशता थी। साथ ही साथ वह दूसरे व्यक्ति को विशेष महत्व नहीं देता था। इसलिए इसके पतन के लिए वह स्वयं, नेपोलियन का जो पतन हुआ उसके पतन के लिए यह स्वयं जिम्मेदार था। आगे है असीमित महत्वाकांक्षी होना। नेपोलियन का जो पतन हुआ, नेपोलियन के पतन में सबसे बड़ा जो कारण रहा है, जो सबसे बड़ी बिंदु रही है इसके लिए, इसके पतन में, वह यह रही है कि इसका महत्वाकांक्षी होना। नेपोलियन इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी था और अधिक से अधिक क्षेत्रों पे, अधिक से अधिक देशों पे अधिकार करना चाहता था। जानते हैं कि सभी लोग की यह सोच भी रहती है कि जो मनुष्य रहता है वह उन्नत करना चाहता है, लेकिन इतना भी उन्नत न करें, उन्नत करने का प्रयास करें कि दूसरे के शोषण और दूसरे के अधिकारों का हनन करें। किंतु महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वह ज्यादा जब बढ़ती हैं तो अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होता है। यही अपराधी जो प्रवृत्ति है यह नेपोलियन के अंदर विद्यमान हो गया। नेपोलियन के साथ ही यह भी हुआ, नेपोलियन के पतन के लिए बाहरी कारणों से ज्यादा उसकी महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार थी। बाहरी कारण तो कई थे जो नेपोलियन के पतन के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन नेपोलियन के पतन में उसकी महत्वाकांक्षाएं जो थी वह सबसे अधिक जिम्मेदार थी उसके पतन के लिए। नेपोलियन अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण कर सकता था, किसी की भी हत्या करवा सकता था। इसलिए वह एक साधारण सिपाही से फ्रांस का सम्राट बन गया था। फिर भी उसकी जो अभिलाषाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। जो उसकी इच्छाएं थी और दिनों दिन बढ़ती चली गई, और इच्छाएं जब इसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई तो इच्छाओं के बढ़ने के कारण यूरोप के राष्ट्रों ने उसके विरुद्ध संगठन कर उसके पतन के बीज बो दिए थे। तमाम प्रकार के जो राष्ट्र थे, जो उसके विरोधी राष्ट्र थे, उन्होंने एक काम किया, नेपोलियन के विरुद्ध अपनी एक टीम गठित की। समझिए, आपस में समझौता करके उन्होंने एक तीसरा, थर्ड फ्रंट तैयार किया, एक संगठन तैयार किया। और इस संगठन का काम था कि हम लोग, अगर नेपोलियन हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करता है या हमारा शोषण करने का प्रयास करता है तो हम ऐसे राष्ट्र जो नेपोलियन के विरोधी हैं वे सभी लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। इसलिए नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं जो हैं, उन महत्वाकांक्षाओं के से दुखी होकर के यूरोप के जो प्रभावशाली राष्ट्र थे, उन प्रभावशाली राष्ट्रों ने एक संगठन तैयार किया यूरोप में, और आने वाले दिनों में नेपोलियन के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। और नेपोलियन के पतन में उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं जो है वह सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जाती है। यह तो नेपोलियन महत्वाकांक्षी होना आपने पढ़ा कि नेपोलियन का महत्वाकांक्षी होना भी उसके पतन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार पॉइंट था। अगला जो पॉइंट है नेपोलियन का खराब स्वास्थ्य। जो नेपोलियन का खराब स्वास्थ्य था, यह खराब स्वास्थ्य भी इसके पतन के लिए जिम्मेदार था।
नेपोलियन का खराब स्वास्थ्य, नेपोलियन हमेशा बीमार रहने लगा। बीमारी के कारण इसकी आयु बढ़ती गई, बढ़ने के साथ साथ तमाम प्रकार की बीमारियां इसके अंदर उत्पन्न हो गई। तमाम प्रकार के जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने देखा कि नेपोलियन पूरी तरीके से ठीक था शुरुआत में, लेकिन जब वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में, उस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। उसकी जो शक्ति थी वह कमजोर हो गई। किंतु बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रूसी अभियान के समय नेपोलियन का स्वास्थ्य खराब हो गया और उसको सबसे अधिक गहरा धक्का लगा था। लेकिन यह चीज है कि सम्राट की निर्णय शक्ति ही कमजोर हो जाएगी तो फिर कोई किसी के राज्य का विकास नहीं हो सकता है, किसी के देश का विकास नहीं हो सकता है, यानी कोई विकास नहीं हो सकती है। तो नेपोलियन की इच्छा शक्ति, जैसे नेपोलियन शुरू में था उस प्रकार से नेपोलियन की व्यवस्था नहीं अपनी शासन व्यवस्था को चला पाया, और इस तरीके से जो नेपोलियन का पतन हुआ, उस पतन के लिए नेपोलियन का खराब स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा जिम्मेदार था। इस तरीके से नेपोलियन के खराब स्वास्थ्य के कारण ही, सैनिकवादी प्रवृत्ति के कारण ही और ज्यादा समय तक यह संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहा। नेपोलियन के विषय में जो विचारक थे उसमें मतभेद है। एक विचारक ने कहा है कि नेपोलियन के पतन के लिए किसी एक कारण ही जिम्मेदार नहीं थे, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं थे। इसके लिए कई लोग जिम्मेदार थे, जिसमें प्रमुख रूप से कंटिन्यू युद्धों में रहना ही उसका सबसे प्रमुख कारण रहा है। बराबर जो युद्ध में व्यस्त रहता था, उसकी व्यस्तता के कारण ही उसका पतन हुआ। आगे है सैनिकवादी नीति। जो सैनिकवादी है यह उसके पतन के लिए जिम्मेदार रहा है। नेपोलियन जो था वह शक्ति के बल पर शासन करना चाहता था, पूरे यूरोप पे अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था, और इसके लिए वो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा था। नेपोलियन ने अपने जीवन काल में जो उन्नति की, उस उन्नति का आधार ही सैनिकवादी नीति ही था। सैनिकवादी प्रवृत्ति के कारण ही उसका विकास हुआ। नेपोलियन का यह विचार था कि सैन्य बल के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वो कहता था, बार बार रिपीट करता था नेपोलियन कि अगर आपको सारी सुविधाएं चाहिए, अपने आप को प्रभावशाली बनाना है, तो इसलिए सैनिकवादी प्रवृत्ति का होना जरूरी है। यानी अगर सैनिक शक्ति नहीं है तो फिर एक शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली देश की कल्पना किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती है। इसलिए सैनिकवादी जो उसकी प्रवृत्ति रही है, यह सैनिकवादी प्रवृत्ति ही उसके पतन के लिए जिम्मेदार भी रही है। और वह देखिए, लेकिन उसके डेवलप होने का भी सैनिकवादी प्रवृत्ति ही कारण था। वह कहता था कि मैं ही हूं एक ऐसा व्यक्ति जो केवल युद्धों में विश्वास करता हूं। वह कहता था, जो मैं आज हूं, मुझे जो विजय प्राप्त हुआ है वह मुझे इस स्थान पर बनाए रखी है। अगर मैं प्रभावशाली नहीं रहता, मैं विजय प्राप्त नहीं करता, तो किसी भी कंडीशन में मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए वह अपनी सेना को विशेष महत्व देता था। वह अपनी सेना को महानतम सेना बनाना चाहता था। राष्ट्रीय जो भावनाएं थी
उस राष्ट्रीय भावना को इसने सैन्यवाद में परिवर्तित कर दिया कि जो विचारधारा थी इसकी पहले कि हम राष्ट्र का विकास चाहते हैं और राष्ट्र में किसी प्रकार की समस्या न हो, यानी राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी वह धीरे समाप्त हो गई और उसके जगह सैन्यवादी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। और ये सैनिकवादी जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण ही वो आगे बढ़ा और कई बार संघर्ष भी किया, लेकिन जो पूरी व्यवस्थाएं रही हैं यूरोप की, वह व्यवस्थाएं और जो उसका प्रभावशाली होना, यह दोनों इस नीति पर ही डिपेंड करता है। यानी आप देखते हैं कि जब वाटरलू का युद्ध होता है तो वाटरलू के युद्ध के पहले यानी 1815 ईस्वी के पहले नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था रही है, यानी नेपोलियन का जो प्रभाव रहा है वह अपनी सैनिकवादी प्रवृत्ति के कारण ही रहा है और इसी कारण से वह जाना भी जाता है और इसी कारण से पतन भी उसका हुआ। इसलिए यह उसकी नीति अच्छी भी थी लेकिन उसके पतन के लिए जिम्मेदार भी खुद थी। आगे है नेपोलियन के संबंधी। जो नेपोलियन था, जो नेपोलियन का पतन हुआ, नेपोलियन के पतन के लिए उसके संबंधियों का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि जो नेपोलियन था, नेपोलियन का व्यवहार अपने संबंधियों के प्रति अत्यंत उदार रहा है और यह अपने संबंधियों को विशेष महत्व देता था, अत्यधिक उनकी सहायता भी करता था। लेकिन जो उसके संबंधी थे वे किसी भी प्रकार से नेपोलियन को विशेष महत्व नहीं देते थे, वे सत्ता के लालची थे, वे केवल उसका शोषण कर रहे थे लेकिन उसको पता नहीं था। उसने अपने सभी सगे संबंधियों को उच्च पद प्रदान किया, ऊंचे पद पर रखा ताकि उसका सम्मान रहे, उनके सम्मान को देखा। उसने अपने भाइयों लुई नेपोलियन जोसेफ जेरोम को क्रमशः हॉलैंड, स्पेन, वेस्टफेलिया का शासक नियुक्त भी कर दिया था। जो उसके चचेरे भाई, जो उसके भाई थे, समझिए आया उसके चचेरे भाई थे, सभी को उसने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों का उनको जिम्मेदारी सौंप दी, उनका समझिए उनका राष्ट्राध्यक्ष बना दिया। लेकिन इस तरीके से जो उसके सगे संबंधी थे वे किसी भी प्रकार से संकट के समय में उसकी सहायता नहीं की। जब नेपोलियन को अपने सगे संबंधियों की आवश्यकता थी कि सगे संबंधी नेपोलियन की सहायता करेंगे, लेकिन सगे संबंधियों ने नेपोलियन की कोई सहायता नहीं की और नेपोलियन ने स्वयं इस बात को महसूस भी किया था कि जो हमारी सबसे बड़ी भूल है वह यह है कि हमारे जो सगे संबंधी हैं वे सगे संबंधी हमारे प्रति एक इस ऐसी नीति को फॉलो कर रहे हैं जिससे केवल मेरा ही नुकसान है। उनका मैं किसी तरीके से नुकसान नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मेरे सगे संबंधी हैं वे किसी भी प्रकार से मेरी भलाई भी नहीं चाहते हैं। वे नेपोलियन, चूंकि नेपोलियन प्रभावशाली था इसलिए वे उसकी सत्ता को समाप्त होना देखना चाहते थे और स्वयं को एक स्वतंत्र सम्राट के रूप में देख रहे थे, जिसलिए यह कभी भी उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। और इस तरीके से उसने कहा कि मैं अपने संबंधियों का जितना भला किया उन्होंने उससे अधिक मेरा नुकसान किया। यह कथन नेपोलियन का था, आता है कोटेशन मार्क में कि यह किसका कथन है कि मैंने अपने संबंधियों का जितना भला किया उन्होंने उससे अधिक मेरा नुकसान किया। तो यह नेपोलियन का स्टेटमेंट था जो उसने अपने संबंधियों के बारे में, जो उसके अपने लोग थे उनके बारे में उसने कहा था। इसलिए नेपोलियन के पतन के लिए उसके स्वयं के लोग ही जिम्मेदार थे और इस बात को स्वीकार भी किया जाता है। इसलिए व्यक्ति का जब पतन होता है तो उस व्यक्ति के पतन के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ उसकी गलत नीतियां होती हैं, वह गलत नीतियां भी उसके पतन के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेपोलियन के सगे संबंधी योग्य नहीं थे,
उनके पास कोई प्रशासनिक क्षमता नहीं थी, लेकिन इसने उन व्यक्तियों को ऊंचा पद प्रदान किया जो उसके योग्य नहीं थे, और वे ही व्यक्ति उसके लिए घातक सिद्ध हुए उसके पतन के लिए। यहां तो आपने पढ़ा नेपोलियन के पतन के लिए जो जो लोग जिम्मेदार थे। आज हम पढ़ेंगे, आगे उसी को बढ़ते हैं, नेपोलियन के की जो नीतियां रही हैं उसमें पोप के साथ जो दुर्व्यवहार इसने किया। जो पोप होता था, मैंने कल की क्लास में इसके बारे में बताया भी था कि जो पोप होता था, पोप बहुत प्रभावशाली होता था। धार्मिक दृष्टिकोण से धार्मिक क्षेत्रों में पोप को विशेष महत्व दिया जाता था, और धार्मिक गुरु होता था ईसाई धर्म का। कैथोलिक धर्म के लोग उसको विशेष महत्व देते थे, साथ ही साथ उसकी बातों को मानते थे। नेपोलियन ने इंग्लैंड को परास्त करने के लिए आर्थिक युद्ध का सहारा लिया। सभी लोग जानते हैं कि नेपोलियन ने किस तरीके से महाद्वीपीय व्यवस्था को अपनाई और इंग्लैंड को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। क्योंकि इसकी जो विचारधारा थी वह यह थी कि अगर हम किसी व्यक्ति को पराजित नहीं कर पाते हैं तो उसको आर्थिक दृष्टिकोण से इतना कमज़ोर बना दिया जाए कि वह व्यक्ति हमसे संघर्ष न कर पाए। यही नेपोलियन की पॉलिसी रही है, लेकिन वह पॉलिसी पूरी तरीके से वह कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब तो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन पोप को जो उसने बंदी बना लिया, उसने नेपोलियन अपनी शक्ति के मद में इतना चूर हो गया, अपनी शक्ति पर उसको इतना घमंड हो गया कि वह ऐसे व्यक्ति को बंदी बना लिया जो व्यक्ति पूरे ईसाई धर्म का जो धर्मगुरु था, जिसका प्रभाव पूरे फ्रांस पर था। धार्मिक क्षेत्रों में लोग उसको विशेष महत्व देते थे। इस तरीके से लोगों की जो विचारधारा थी उस विचारधारा में भी परिवर्तन आ गया। लोग पहले नेपोलियन को विशेष महत्व देते थे, नेपोलियन को एक राष्ट्रवादी शासक मानते थे, लेकिन नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ने लगी और पोप के साथ जब उसने दुर्व्यवहार किया, उसको बंदी बना लिया, तो यह नेपोलियन के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जो उसके पतन का कारण बना। पोप के साथ जो दुर्व्यवहार था उसका भयंकर भूल था। कैथोलिक धर्म के विरुद्ध भी उसको मान लिया गया कि यह धर्म विरोधी शासक है, और व्यक्ति अगर भूखा है तो संघर्ष नहीं करेगा, लेकिन धर्म के प्रति इतना अंधा होता है कि वह व्यक्ति धर्म के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए धर्म को लोगों ने, पोप को धर्म से जोड़ा कि यह पोप का के साथ गलत व्यवहार नहीं किया गया है, यह हमारे कैथोलिक धर्म के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पोप के विशेषाधिकारों को इसने समाप्त कर दिया, पोप की सारी सुविधाओं को इसने छीन लिया, चर्च की संपत्ति को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। पोप के विशेषाधिकार के साथ राजनीतिक क्षेत्र में जो उसका हस्तक्षेप थे उसको भी समाप्त कर दिया। इस तरीके से जब यह सारी चीजें जब उसने किया तो लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन जो है वह पूरी तरीके से अपनी शक्ति के बल पर शासन चला रहा है, निरंकुशता पूर्वक शासन चला रहा है, और इस निरंकुश शासन का विरोध लोगों ने करना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया। इसीलिए जब नेपोलियन का पतन हुआ और नेपोलियन के पतन के लिए जब उसकी व्यवस्थाएं उत्तरदायी हुई तो उसमें लोगों ने किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया। जबकि कोई भी शासक होता है तो उस देश के जो लोग होते हैं उस देश के शासक की सहायता करते हैं, लेकिन घर के लोग ही अगर उसकी सहायता न करें यानी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर कमियां हैं कि घर के लोग भी उस व्यक्ति का नहीं हुए जिन्होंने उस घर को चलाने का प्रयास किया। इसलिए पोप के साथ दुर्व्यवहार की सबसे बड़ी भूल थी। पोप के सहयोग से ही वह शासक बना था, और पोप से के साथ जो उसकी दुश्मनी थी
वही नेपोलियन के पतन के लिए जिम्मेदार भी रही है। यह चीज को आपने पढ़ा। पोप के साथ जो उसका दुर्व्यवहार रहा है वह उसके पतन के लिए जिम्मेदार रहा है। यह मैंने 6 पॉइंट को आज पढ़ाया कि नेपोलियन के पतन के लिए किस प्रकार से कारण जिम्मेदार थी और किस प्रकार से नेपोलियन का पतन हुआ। यह जो कुछ पॉइंट हैं उन पॉइंटों को आज नहीं कल बताया जाएगा। 6 पॉइंट हैं।